हाय फ्रेंड्स, मैं रोहितास कुमार BHR शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। पिछले वीडियो में हमने गुलाम वंश को कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम खिलजी वंश का एक पहला वीडियो पढ़ रहे हैं। दूसरे वीडियो में खिलजी वंश को कंप्लीट कर देंगे। तो आइए पढ़ते हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश जो सल्तनत काल का दूसरा वंश था, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है और जिसका ड्यूरेशन होता है 1290 से 1320 ईस्वी तक। इसके संस्थापक कौन हैं, किस प्रकार से इसके शासक आते हैं और शासन चलाते हैं, उनसे संबंधित आज हम खिलजी वंश में पढ़ेंगे। संस्थापक इसका था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिसने क्यूमर्स की हत्या करके 1290 ईस्वी में क्यूमर्स की हत्या की थी और क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी दिल्ली में। कैकुबाद ने, जो क्यूमर्स का पिता था, उसने सर-ए-जहांदार इसको बनाया था। सर-ए-जहांदार क्या होता है? एक प्रकार से बॉडीगार्ड होता था उस समय। जो आज के समय में बॉडीगार्ड होते हैं, उस समय सर-ए-जहांदार का एक पद था जो शाही अंगरक्षक हुआ करते थे। तो सर-ए-जहांदार बनाया और बाद में समाना का इसको राज्यपाल बना दिया था। जैसे इसको बॉडीगार्ड बनाया, इसमें योग्यता देखी और समाना का गवर्नर बना दिया। कैकुबाद ने शाइस्ता खां की इसको उपाधि दी। शाइस्ता खां क्या होता है? एक योग्य व्यक्ति होता है जो एक योग्य और सक्षम शासक होता है, तो इसको शाइस्ता खां की उपाधि दे दी और आर्च-ए-मुबालिक के पद पर तैनात कर दिया और सेना का मुख्य सेनापति भी बना दिया। तो आर्च-ए-मुबालिक भी बनाया था इसको सेनापति। किसने? क्यूमर्स के पिता ने, जो हमने गुलाम वंश में बताया है। जब क्यूमर्स की जलालुद्दीन हत्या कर देता है तो किलो खरी का एक किला कैकुबाद ने बनवाया था, उसी में इसका राज्यारोहण होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब ये क्यूमर्स की हत्या करता है तो तुर्क मुसलमान इससे नाराज़ हो जाते हैं और अमीर लोग भी इसका विद्रोह करते हैं। उस विद्रोह से बचने के लिए और ये किलोखरी के किले से शासन चलाता है। वहीं इसका राज्यारोहण होता है जो दिल्ली के नज़दीक है। इसके प्रशासन से संबंधित बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी काफ़ी सहिष्णु व्यक्ति था और ये उम्रदराज व्यक्ति था। लगभग 70 साल की उम्र में यह दिल्ली का सुल्तान बना था और ये हिंदुओं के प्रति एक सहिष्णु शासक था। आगे बात करें, ईरानी फ़कीर सीदी मौला को इसने हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। तो ये सीदी मौला को इतना सहिष्णु था, फिर इसने हाथी के पैरों तले क्यों कुचलवाया था? क्योंकि जो ईरानी फ़कीर था सीदी मौला, वह इसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था, इसको हटाने के लिए षड्यंत्र रच रहा था। इसके लिए सीदी मौला को इसने हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। आगे बात करें अली गुरशास्प। अली गुरशास्प कौन था? जो अलाउद्दीन था उसका नाम अली गुरशास्प था। तो हम अब अलाउद्दीन के बारे में बात करेंगे। जो अलाउद्दीन था वो इसका भतीजा था। जो जलालुद्दीन खिलजी था, इसका भाई था शहाबुद्दीन खिलजी, उसका बेटा था। जो कि शहाबुद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी दोनों ही बलबन की सेना में सैन्य पद पर कार्य कर रहे थे, सैनिक के रूप में कार्य कर रहे थे। शहाबुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु होने के बाद जलालुद्दीन शहाबुद्दीन इसका अलाउद्दीन का पूरा पालन पोषण करता है और अपनी बेटी की शादी भी अलाउद्दीन से कर देता है। जो कि जलालुद्दीन की बेटी थी मल्लिका-ए-जहां। मल्लिका-ए-जहां की शादी किससे कर देता है? अलाउद्दीन से। तो इसका दामाद भी हो जाता है अलाउद्दीन और भतीजा भी। तो इसकी सहायता करता है राज्य के चलाने में अलाउद्दीन। जैसे कड़ा की बात करें, कड़ा कहाँ पर है? तो आइए इस मैप से पढ़ते हैं। ये मैप मैंने बनाया है भारत का दक्षिणी पार्ट का, मैंने भारत का मैप बनाया है। ये क्षेत्र है गुजरात का, ये क्षेत्र केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और इस प्रकार से मध्य प्रदेश, दिल्ली और ये उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से ये जो लोकेशन मैंने यहाँ दिखाई है, ये है दिल्ली और यहाँ पर पड़ता था कड़ा। कड़ा मानिकपुर जो इलाहाबाद के नज़दीक में है, कड़ा। और ये है देवगिरी जो अभी प्रेजेंट में लोकेशन इसकी महाराष्ट्र में है और देवगिरी के नाम से उस समय जाना जाता था, आज इसको दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। ये है गुजरात। ये रणथंभौर जो राजस्थान में है, सवाई माधोपुर ज़िले में पड़ता है, जो भरतपुर डिवीज़न में आता है रणथंभौर। और चित्तौड़गढ़ जो आता है वो चित्तौड़गढ़ ज़िले में आता है, यह भी राजस्थान में है। ये है दार समुद्र की लोकेशन। दार समुद्र की लोकेशन कर्नाटका और तमिलनाडु का सीमांत क्षेत्र है। यहाँ से तमिलनाडु की सीमाएं लगती हैं और इधर से कर्नाटका की, तो दार समुद्र ये क्षेत्र पड़ता था।
वारंगल, वारंगल जो अभी है वो तेलंगाना में है। वारंगल की उस समय राजधानी तेलंगाना हुआ करती थी और ये पहले तेलंगाना राज्य बनने से पहले ये आंध्र प्रदेश में था। तो अभी वारंगल तेलंगाना में आता है। मदुरई एंड तंजावुर ये दोनों तमिलनाडु की जगह हैं। मदुरई तमिलनाडु में है और तंजावुर तमिलनाडु में है। उस समय तमिलनाडु में पांड्य शासन कर रहे थे, पांड्यों का शासन था। दार समुद्र में होयसल, दाव समुद्र में होयसलों का शासन था, होयसल वंश का। मदुरई में पांड्य, तंजावुर में भी पांड्य थे। वारंगल में थे काकतीय और देवगिरी में उस समय यादव वंश का शासक था। और गुजरात में था बघेल वंश का शासक, जिन्हें बाघेला के नाम से भी जाना जाता है। बघेल थे गुजरात में। तो कड़ा में उस समय, अब बात करते हैं कड़ा की। हमने इस मैप के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर ली, आगे जो भी अभियान है उस मैप से समझेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कड़ा की। दिल्ली पर जलालुद्दीन का शासन था। अलाउद्दीन उसका भतीजा था और दामाद भी था। और वो कड़ा का सूबेदार किस प्रकार से बनता है। कड़ा में उस समय छज्जू मलिक था जो बलवन का वंशज था। उस समय वो कड़ा में शासन कर रहा था। क्यूमर्स की हत्या के बाद और एक उम्र दराज शासक जलालुद्दीन को देख करके कड़ा में छज्जू मलिक अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है और सिक्के भी जारी करवा देता है और खुतबा पढ़वा देता है। खुतबा से संबंध है उस समय अपने कार्यकारी नियम जारी कर देना, तो उसको खुतबा बोलते हैं। और सिक्के जारी कर देता है और दिल्ली पर चढ़ाई कर देता है। तो उसी क्रम में, दिल्ली पर चढ़ाई के क्रम में छज्जू मलिक को पराजय कर देता है। कौन? अलाउद्दीन और जलालुद्दीन के पुत्र और जलालुद्दीन तीनों मिलकर के इसको पराजय कर देते हैं। उसी में अलाउद्दीन की ख्याति को देख करके कड़ा का सूबेदार नियुक्त कर देता है जलालुद्दीन। तो कुचलवा दिया अलाउद्दीन को, कड़ा का उसने गवर्नर नियुक्त कर दिया। और 1296 में अलाउद्दीन को कड़ा से ही आदेश दिया कि आप जाइए और देवगिरी पर अभियान चलाइए। इससे क्रम में एक कहानी है, कहा जाता है कि कड़ा से आक्रमण उसने बिलसा पर किया था। किसने? अलाउद्दीन ने। बिलसा कहाँ है? जो अभी मध्य प्रदेश में है। अभी जो है वो बिलसा के नाम से जाना जाता है, उस समय बिलसा के नाम से जाना जाता था। तो बिलसा पर आक्रमण किया अलाउद्दीन ने कड़ा से। कड़ा कहाँ है? इलाहाबाद में। वहाँ से आक्रमण उसने किया बिलसा पर। अलाउद्दीन ने वहाँ से काफ़ी मंदिरों को लूटा और काफ़ी धन संपत्ति को लूट करके कड़ा वापस चला गया। और यहाँ से इसको बिलसा से खबर मिलती है कि देव जो गिरी है, जो वहाँ पे यादव वंश के रामचंद्र देव शासक कर रहे हैं, वो काफ़ी संपन्न अभी राज्य है, प्रांत है, जो एकता है वो काफ़ी संपन्न है। वहाँ पर आक्रमण किया जाए तो काफ़ी धन संपत्ति मिलेगी। इससे वह फरमान जारी करवाता है किससे? जलालुद्दीन से, कि मेरे लिए और सेना भेजी जाए और मैं देवगिरी पर आक्रमण करूँगा। तो 1296 में इसी क्रम में वह देवगिरी पर आक्रमण कर देता है और यहाँ से अपार संपत्ति लूट करके ले जाता है, जिसमें से कुछ संपत्ति को वह छुपा लेता है, जलालुद्दीन को नहीं देता है और सीधा कड़ा के लिए प्रस्थान कर जाता है। दिल्ली के लिए अलाउद्दीन नहीं जाता। यहीं से इसके मन में शासक बनने की चेष्टा उभर आती है। शासक बनने के क्रम में वह जलालुद्दीन को कड़ा बुलवाता है और कड़ा में जलालुद्दीन की मिल करके हत्या करवा देता है और अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देता है। तो 19 जुलाई 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन की हत्या कर देता है और अपने आप को 19 जुलाई 1296 ईस्वी में दिल्ली का शासक घोषित कर देता है अलाउद्दीन। इसके बारे में, अलाउद्दीन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, इससे परिचय। इसका जन्म 1266 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? बंगाल में। इसके पिता थे वो शहाबुद्दीन खिलजी थे। शहाबुद्दीन खिलजी इसके पिता थे। और इसकी पत्नियों के बारे में पढ़ लेते हैं। पत्नियां इसकी 4 हैं। मल्लिका ए जहां, जो जलालुद्दीन की बेटी थी, जो इसके खास ताऊ की बेटी थी। महरू अल्फ खान की बहन थी। अल्फ खान कौन था? जो छज्जू मलिक कड़ा का उस समय सूबेदार हुआ करता था, उसका सहायक और सेनापति था अल्फ खान। तो अल्फ खान को उस समय छज्जू मलिक को जब पराजित करता है तो उसी समय अल्फ खान की बहन से शादी कर लेता है। कौन? अलाउद्दीन। कमला देवी। अब हम कर्णदेव बघेल के बारे में पढ़ेंगे। जब वो गुजरात पर आक्रमण करता है उस समय उन्हें पराजित करके कमला देवी से शादी कर लेता है। और इल्लापल्ली, जो रामचंद्र देव
जो देवगिरी के शासक थे यादव वंश के, उनकी पुत्री से शादी करता है और इस प्रकार से इसकी 4 पत्नियां हो जाती हैं। आगे हम पढ़ेंगे 1191 और 1296 में वह कड़ा का गवर्नर था और 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद वह 1296 में दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। सुल्तान बनने के बाद वह कार्य कहीं करता है और एक लंबा साम्राज्य चलाता है अलाउद्दीन। तो साम्राज्य से संबंधित इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तो साम्राज्य विस्तार किस प्रकार से करता है और कहाँ कहाँ वह साम्राज्य विस्तार करता है। तो पहला 1298 और 99 ईस्वी में गुजरात अभियान। गुजरात अभियान के बारे में कहें तो गुजरात पर उस समय जो अहमदाबाद के पास रामकर्ण, जिन्हें कर्णदेव के नाम से भी जाना जाता है, जो बघेल वंश के थे, उस समय वह शासक कर रहे थे गुजरात पर। और दिल्ली से यह अपने 2 सेनापतियों को भेजता है, किसको? उलूग खां एवं नुसरत खां को। उलूग खां एवं नुसरत खां के नेतृत्व में कर्णदेव बघेल पर आक्रमण करने के लिए भेजता है सेनाएं, और जिसमें कर्णदेव बघेल की पराजय हो जाती है और कर्णदेव अपने परिवार के साथ गुजरात से और देवगिरी, जो यादव वंश के शासक रामचंद्र थे, यहाँ पर शरण ले लेते हैं। और यहाँ पर नुसरत खां और उलूग खां दोनों अपार संपत्ति लूटते हैं, पूरे साम्राज्य को लूट करके दिल्ली पहुंचा देते हैं, जो भी धन होता है उसको, और सोमनाथ मंदिर पूरे गुजरात में लूटपाट करके सारा संपत्ति दिल्ली ले जाते हैं। और इसी में एक आपको काफूर मलिक जो आगे मिलेगा, काफूर मलिक, जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया था और अलाउद्दीन के लिए बहुत सहयोगी साबित हुआ था, मलिक काफूर। तो उसको नुसरत खां ने गुजरात के अभियान से ही 1000 दिनार में खरीदा था, जिसको बाद में 1000 दिनारी भी कहा जाता है, और वह एक हिजरा था। इस प्रकार से ये एक अभियान हुआ गुजरात का। दूसरे अभियान उसने किया रणथंभौर पर। रणथंभौर पर दिल्ली से उसने आदेश दिया, किसको? नुसरत खां को। नुसरत खां को नेतृत्व बना करके उसने भेजा। और उसमें ये पड़ता कहाँ है रणथंभौर, इसकी बात करें। रणथंभौर के बारे में मैंने बताया था, ये है रणथंभौर। सवाई माधोपुर जिला पड़ता है एक राजस्थान में, जो भरतपुर डिवीज़न के अंतर्गत आता है रणथंभौर। तो उसके पर उस समय शासन कर रहे थे हमीरदेव। हमीरदेव चौहान वंश के शासक थे और उस समय वो रणथंभौर पर शासन कर रहे थे, और दिल्ली से आक्रमण रणथंभौर पर करता है किले जीतने के लिए। तो नुसरत जो खां था उसकी उसमें मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हमीरदेव काफ़ी संघर्ष करते हैं और किलाबंदी करता है, लेकिन जब युद्ध होता है तो नुसरत खां की उसमें मृत्यु हो जाती है। जब ये खबर अलाउद्दीन को दिल्ली में मिलती है तो अलाउद्दीन खुद आकर के इस अभियान का नेतृत्व करता है और किले को जीत लेता है। आगे 1303 में चित्तौड़गढ़ पर इसने आक्रमण किया। 1303 चित्तौड़गढ़ जो राजस्थान में पड़ता है, कौन से ज़िले में? चित्तौड़गढ़ के ज़िले में, चित्तौड़ नाम की जगह है, वहाँ पर आक्रमण करता है 1303 ईस्वी में। उसका नेतृत्व अलाउद्दीन खुद करता है। जहाँ के शासक होते हैं राजा रतन सिंह, जो आपने पद्मावती मूवी भी देखी होगी, उसी में यही कहानी है। अलाउद्दीन के नेतृत्व में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। जहाँ के राजा रतन सिंह होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, और पद्मावती रानी जौहर प्रथा करके अपनी जान गंवा देती है, और अपने पुत्र के नाम पर चित्तौड़गढ़ का नाम अलाउद्दीन बदलकर खिजराबाद कर देता है। चित्तौड़ से बदल करके खिजराबाद कर देता है। और अमीर खुसरो जो इसका दरबारी कवि था, वह यहीं पर पहले बार जौहर प्रथा देखता है, और कहा जाता है कि यहाँ लगभग 30,000 राजपूत योद्धाओं का वध किया था। आगे चौथा ये अभियान चलाता है अपना मालवा पर। ये दिल्ली में चौथा अभियान चलाता है मालवा, जो दिल्ली से यहाँ पर मध्य प्रदेश का पड़ता है, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है मालवा, जो मांडू के नाम से जाना जाता है, और मांडू का किला भी था। 1305 ईस्वी में वह मालवा पर आक्रमण करता है। किसको इसकी नेतृत्व सौंपता है? राजा महलक देव यहाँ पर शासक कर रहे थे मांडू पर, और हरनंद उनका एक सेनापति था मांडू में, जो मालवा में। आइनलुक मुल्क जो मुल्तान का शासक था, इसको वह सेनापति बना देता है, और इसी के नेतृत्व में यहाँ से जो महलक देव राजा होते हैं वो भाग जाते हैं, और
किला, यहाँ का जो मांडू का किला होता है, और ये सेनापति मुल्क जो होता है वो इसको जब्त कर लेता है और यहाँ से संपत्ति लेकर के अलाउद्दीन को भेज देता है। आगे ये पांचवा जो आक्रमण करता है, जो अभियान चलाता है अपना युद्ध के लिए या साम्राज्य विस्तार के लिए जो अभियान चलाता है, वो 1307 ईस्वी में देवगिरी पर ये अभियान क्यों चलाता है अलाउद्दीन? क्योंकि जो 1299 ईस्वी में इसने गुजरात पर कर्णदेव बघेला के विरुद्ध में आक्रमण किया था, वहाँ से यह छोड़ करके अपना सारा इन्होंने शरण ले ली थी देवगिरी में यादव वंश रामचंद्र के यहाँ पर। एक तो इसको लेकर के कि रामचंद्र ने इसको शरण दे दी है, और बगलाना में रामचंद्र का जो देवगिरी का जो शासन था वो यहाँ पर था, और बगलाना पड़ता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर। तो बगलाना में उस समय छोटे प्रांत में अपना शासक कौन चला रहे थे? कर्णदेव, जो कहाँ से भागे थे? गुजरात से रामचंद्र से शरण लेने के लिए। तो इसने प्लान बनाया कि देवगिरी पर आक्रमण कीजिए और कर्णदेव को भी सबक सिखाइए और रामचंद्र देव को भी। तो 1307 ईस्वी में रामचंद्र देव के विरुद्ध मलिक काफूर को भेजता है। अब मलिक काफूर की जो बात करें तो मलिक काफूर को इन्होंने 1298-99 ईस्वी में गुजरात के आक्रमण में यहाँ से खरीदा था 1000 दिनार में, जिसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और यह एक हिजरा था, इसके नेतृत्व में इसको भेजा। रामचंद्र की जिसमें पराजय हो गई। इससे पहले की एक और कहानी है। इससे पहले की क्या कहानी है? क्योंकि देवगिरी यहाँ पर पड़ता है और बगलाना पड़ता है मांडू के क्षेत्र में यहाँ पर। जब बगलाना यहाँ पर पड़ता है तो जब दिल्ली से वह आएगा देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए तो बगलाना पहले पड़ेगा। और बगलाना में कर्णदेव थे जो कि गुजरात से भाग करके यहाँ आए थे। कर्णदेव ने भी मलिक काफूर से संघर्ष किया था। जब कर्णदेव ने मलिक काफूर से संघर्ष किया, उसमें क्या हुआ? कर्णदेव की पराजय हो गई और उनकी पत्नी जो थी कमला देवी और देवल देवी उनकी पुत्री थी। तो कमला देवी उनकी पत्नी को दिल्ली भेजता है, किसके? अलाउद्दीन के पास में। कौन? मलिक काफूर भेज देता है। और उनकी जो पुत्री थी देवल देवी, उसकी शादी अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां से करवा दी जाती है। तो इस प्रकार से कमला देवी की शादी जो है वो इस प्रकार से अलाउद्दीन से होती है। और फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ बगलाना से बढ़ते हुए और देवगिरी पर आक्रमण कर देता है। कौन? मलिक काफूर, रामचंद्र के विरुद्ध, जिसमें रामचंद्र जो यादव वंश के शासक थे उनकी पराजय हो जाती, इसमें पराजय हो जाती है रामचंद्र की। और रामचंद्र को दिल्ली ले जाया जाता है संधि के लिए। मलिक काफूर दिल्ली ले जाता है रामचंद्र को, जिसमें उनकी आपसी बात होती है अलाउद्दीन खिलजी और रामचंद्र देव की, जिसमें राय रायन की उपाधि देता है अलाउद्दीन किसको? रामचंद्र देव को, जो यादव वंश के थे, देवगिरी पर जो शासन चला रहे थे। और नवसारी जिला देता है। नवसारी जिला कहाँ का था? गुजरात का था, उन्हें भेंट में दे देता है। और इल्लापल्ली जो थी वो रामचंद्र देव जो यादव वंश की थी, देवगिरी की, रामचंद्र देव की पुत्री, उससे अलाउद्दीन शादी कर लेता है। और इसके बाद रामचंद्र देव मलिक काफूर की हर एक दक्षिण भारत के अभियान में सहायता करते हैं। तो ये एक संधि प्रकार से हो जाती है, या फिर उसने कुछ शर्तें रखी होंगी अलाउद्दीन ने, उस शर्तों को लेकर के और ये सहायता करते हैं। आगे बात करें 1309 ईस्वी में। 1309 ईस्वी में मलिक काफूर देवगिरी से वारंगल पर आक्रमण करता है। वारंगल के लिए अभियान चलाता है। किसके? अलाउद्दीन के कहने से। 1309 ईस्वी में वारंगल पर आक्रमण करता है, जहां पर शासक थे रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव किस वंश के थे? काकती वंश के। और रामचंद्र देव ने काफूर की इसमें अति सहायता की थी, जिसमें वारंगल के शासक रुद्र प्रताप देव ने युद्ध में पराजय हो गई और उससे पहले ही सोचा कि सोने की मूर्ति बनवा लेते हैं। सोने की मूर्ति बनवाई, जिसमें सोने की जंजीर डाली और हीरा, जो कोहिनूर हीरा था, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा था, वो मलिक काफूर को भेंट कर दिया। और मलिक काफूर ने उस हीरा को जाकर के अलाउद्दीन को दे दिया और अपार संपत्ति ले गया था, जिससे रुद्र प्रताप देव ने भी इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। आगे के नेतृत्व के बारे में पढ़ें कि 1296, इसको बाद में पढ़ेंगे।
इससे पहले बता देते हैं हम अभी कि 1296 ईस्वी में जिस समय कड़ा का शासक हुआ करता था अलाउद्दीन, उस समय ही इसने आक्रमण किया था देवगिरी पर, कड़ा से 1296 ईस्वी में। तो देवगिरी पर उसने इसलिए आक्रमण कर दिया जीतने के लिए, जो मैंने बिलसा के बारे में बताया था, और उस समय संधि कर ली थी रामचंद्र देव यादव ने कि आप जो है एलिचपुर एक प्रांत था, छोटा सा एकता था, वहाँ की जो वार्षिक आय होगी वो कड़ा के लिए भेजेंगे। ये एक संधि कर ली थी। इससे संबंधित हम लास्ट पॉइंट जब कवर करेंगे, ये 9वां पॉइंट, तब इसका यहाँ पर संपर्क जोड़ेंगे और इसका लिंक यहाँ से तभी समझ में आएगा। 1310 ईस्वी में दार समुद्र के शासक बल्लाल थर्ड पर आक्रमण करता है मलिक काफूर। अब दार समुद्र कहाँ पड़ता है? यहाँ पर। वारंगल को जीत लिया, देवगिरी को तो जीत ही लिया, अब तो देवगिरी सहायता करने लगा। वारंगल के अभियान में मलिक काफूर की सहायता कर दी रामचंद्र देव ने। अब रामचंद्र देव ने सहायता की थी दार समुद्र के विरुद्ध भी। जो दार समुद्र था कहाँ पर था? लोकेशन थी तमिलनाडु के प्रांतीय क्षेत्र, और इधर से कर्नाटक का जो प्रांतीय क्षेत्र है अभी प्रेजेंट में, वो दार समुद्र पड़ता है। तो 1310 ईस्वी में दार समुद्र के शासक बल्लाल थर्ड के अगेंस्ट में और आक्रमण किया मलिक काफूर ने, जिसमें बल्लाल थर्ड ने आत्मसमर्पण कर दिया और अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकारी। और इसमें देवगिरी के जो सेनापति थे परशुराम दलावे या पारसदेव, उन्होंने काफूर मलिक की सहायता की थी। तो इससे भी इन्हें काफ़ी संपत्ति मिली थी और जाकर के प्रेमपूर्ण मिला था अलाउद्दीन दिल्ली में। किससे? बल्लाल थर्ड से। और बल्लाल थर्ड ने अब सहायता की थी तंजावुर के क्षेत्र में, क्योंकि वह अलाउद्दीन के साथ संधि कर चुका था और उसी की अधीनता स्वीकार कर चुका था। आगे पढ़ते हैं 8वां उसका अभियान 1311 ईस्वी में मदुरई में। अब वो दक्षिण भारत में ये एक पहला मौका था जब किसी सल्तनत काल का या किसी मुस्लिम का प्रवेश दक्षिण भारत में मदुरई तक पहली बार हुआ था, और ये पहली बार इसमें किसने किया था? मलिक काफूर ने। 1311 ईस्वी में मदुरई में वीर पांड्य, यहाँ पर वीर पांड्य और यहाँ ये पांड्यों का इस समय यहाँ शासन चल रहा था। तमिलनाडु में दोनों ये जगह हैं, मदुरई और तंजावुर। यहाँ पर किसके विरुद्ध? उत्तराधिकार के विरुद्ध इनमें झगड़ा चल रहा था, वीर पांड्य में और सुंदर पांड्य में। झगड़ा यहाँ चलता है उत्तराधिकार के लिए, जिससे पता चल जाता है कि ये कमज़ोर शासक हैं, और यहाँ की कमजोरी पा करके 1311 ईस्वी में मलिक काफूर यहाँ पर आक्रमण कर देता है, जिसमें दार समुद्र का शासक कौन? बल्लाल थर्ड मलिक काफूर की सहायता करता है, और सुंदर पांड्य के पक्ष में मलिक काफूर युद्ध लड़ता है और यहाँ से एक अपार धन लूट के रूप में ले जाता है। यह अभियान लूट की दृष्टि से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ था, क्योंकि दक्षिण भारत में मंदिरों में काफ़ी सोना मिलता था और दक्षिण भारत में इससे पहले किसी मुस्लिम के आक्रमण नहीं हुए थे। तो वह जो संपदा होती है उसको ले जा करके दिल्ली में अलाउद्दीन को सौंप देता है। आगे अभियान चलाता है 1313 ईस्वी में देवगिरी शंकर देव के खिलाफ। अब यहाँ से पढ़ते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पर लिंकअप करते हैं। 1296 ईस्वी में जब अलाउद्दीन कड़ा का सूबेदार था, जब कड़ा पर शासन कर रहा था, उस समय से उसने संधि की थी, देवगिरी पर आक्रमण किया था 1296 ईस्वी में, और यहाँ आकर के वह जब आक्रमण कर देता है तो देवगिरी के जो रामचंद्र देव थे उन्होंने संधि कर ली थी कि एलिचपुर की जो वार्षिक आय होगी मैं आपको देता रहूँगा। इसी संधि का वह खंडन कर देता है, एलिचपुर के आय की संधि का। कौन? शंकर देव, जो सिंगर थर्ड के नाम से जाना जाता है और रामचंद्र देव का पुत्र होता है। सिंगर देव अब हस्तक्षेप कर देता है और एलिचपुर की आय को नहीं भेजता है अलाउद्दीन को। इसी का मौका देख करके और इससे नाराज होकर के अलाउद्दीन मलिक काफूर को देवगिरी के अभियान के लिए 1313 ईस्वी में फिर से भेज देता है। तो मलिक काफूर ने अभियान का नेतृत्व किया, इसमें शंकर देव को मार दिया और देवगिरी की जो सत्ता थी और जिसमें देवगिरी को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दिया। तो इस प्रकार से हमने अभी पढ़ा
दक्षिण भारत के अभियान से संबंधित और अलाउद्दीन ने किस प्रकार से अपना साम्राज्य विस्तार किया था, इससे संबंधित आगे हम जो पढ़ेंगे अलाउद्दीन के प्रशासन से संबंधित और सैन्य संबंधी किस प्रकार से उसने योजना बनाई थी और बाजार नियंत्रण किस प्रकार से किया था, वह हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं ख़त्म कर सकता था, लेकिन इसको डिटेल से पढ़ने के लिए मैंने इसको 2 वीडियो में डिवाइड किया है, जिससे साम्राज्य विस्तार से संबंधित जानकारी एक डिटेल में मिल सके। और इसको पढ़ने के बाद यदि आप NCERT की बुक को रेफ़र करेंगे तो आपका ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।